अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसका हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास सेकंड ऑर्डर जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसमें हमारे पास कुछ बाउंड्री और इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। हमारा मेथड क्या है? सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है, और इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स टी। ये हमारे पास क्या है? इसका सोल्यूशन है। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका ये सोल्यूशन है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे u गिवन है और डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t u का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? u का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास आ जाएगा t का डेरिवेटिव, टी का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड एक्स एज इट। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। जब इसी तरह हम यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव और साथ में टी एज इट। जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स का डबल डेरिवेटिव और टी एज इट। ये वैल्यू जो है ये मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टी का डबल डेरिवेटिव, एक्स एज इट, 4 एज इट, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स का डबल डेरिवेटिव इंटू टी। अब मैंने क्या किया? यहाँ से सेपरेट कर लिया, टी को सेपरेट कर लिया और एक्स वाले टर्म को सेपरेट कर लिया। टी का डबल डेरिवेटिव ओवर टी इज इक्वल टू 4, एक्स का डबल डेरिवेटिव ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। इसको मैंने किसी कांस्टेंट नंबर सी के इक्वल रख दिया है। ठीक है, इनको किसी नेगेटिव सी के इक्वल नहीं रखना, पॉजिटिव सी के इक्वल ही रखना है। फिर हम सी पे कंडीशन लगाएंगे। वो किस तरह रख रहा है ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। ठीक है, केस 1 हम डिस्कस करेंगे। जब सी को क्या लेंगे? 0 लेंगे। जब सी को यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है इनको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? टी का डबल डेरिवेटिव माइनस टी सी, और सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x का डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0। सी की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m का स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड 4m का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी m आ जाएगा प्लस माइनस 0। ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। t की इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे? जब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 x आएगा। m1 क्या है? 0, तो e की पावर 0 1 होता है। तो t इज इक्वल टू c1 प्लस c2 टी, क्योंकि ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं। 0 जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम 0 है, तो इसलिए मैंने क्या किया? ये c2 टी और e की पावर 0 1 के इक्वल हो गया। और यहाँ पे भी मैंने इसी तरह रूट्स लिख लिए, x इज इक्वल टू c3 प्लस एक्स c4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इसको देखने से पहले हमारे पास जो कंडीशन गिवन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू, क्योंकि u x टी किसके ऊपर आ जाएगा? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c1 प्लस टी सी2 इंटू c3 प्लस एक्स c4। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी इसकी, u x की वैल्यू 0 थी और t एज इट, ये किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको मैंने एज इट रखा। ये हमारे पास टी की इक्वेशन है, ये मेरे पास एक्स की इक्वेशन है। जब यहाँ पे मैं u को एक्स को 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स वाला सोल्यूशन है वहाँ पे हमें एक्स की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। जब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, u ऑफ 0 t इज इक्वल टू एक्स 0 टी टी, तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एक्स का 0 होगा जबकि टी का 0 नहीं होगा। टी खुद एक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया? एक्स की इक्वेशन लिख दी। ये हमारे पास जो अभी हमने फाइंड की है रूट्स ये एक्स वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये c1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। जब हमारे पास दूसरी इनिशियल कंडीशन गिवन थी, यहाँ पे एक्स किसके इक्वल था? 5 के इक्वल था। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में यहाँ पे 5 पुट करूंगी तो ये c1 की वैल्यू भी मैं साथ ही पुट कर दूंगी। c1 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 5 c2, तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जब ये c1 और c2 दोनों की वैल्यू एक्स वाली इक्वेशन में पुट की जाएंगी तो एक्स एक्सिस जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो ये फिर ये जो है हमारे पास u x ऑफ t
यू एक्स ऑफ टी, जो टी की जगह एक्स की जगह पे अगर हम इसका सारा सोल्यूशन जीरो पुट कर देंगे तो ये हमारे पास टी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर टी जीरो नहीं भी होता तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है ये जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या करना था, हमने सेपरेट करने थे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सोल्यूशन आना था और वो सोल्यूशन में से हमारे पास कॉन्स्टेंट को हमने एलिमिनेट करना था। तो ये हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, इसीलिए ये केस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हमने क्या देखा है, c इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने c इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर लिया है और जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे c की जगह पे अगर हम लैम्डा का स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ t माइनस टी लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 4x का डबल डेरिवेटिव माइनस x लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, और यह इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हमने सोल्व किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिखेंगे, m का स्क्वायर t माइनस लैम्डा का स्क्वायर t, और t दोनों तरफ से कॉमन लेके वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो रह जाएगी, m का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4m का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास m जो है वो इक्वल होता है, m का स्क्वायर इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्शियल u का स्क्वायर, पार्शियल u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर और साथ में x एज इट। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। तो हम इसके साथ जो है फिर वो x लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास m के रूट्स क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस लैम्डा, और यहाँ पे m के रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस लैम्डा ओवर 2। जब इनकी हम इक्वेशन लिखेंगे, ये t किसके इक्वल आ जाएगा, c1 e की पावर लैम्डा t प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा t। यहाँ पे हमारे पास x के रूट्स आ जाएंगे c3 e की पावर लैम्डा ओवर 2x प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा ओवर 2x। अब हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन लिखना है, जो हमने सोल्यूशन लेट किया हुआ था, लेट u इज इक्वल टू एक्स टी। हमने x भी फाइंड कर लिया, t भी फाइंड कर लिया। अब इनका प्रोडक्ट लेके u ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू c1 e की पावर लैम्डा t प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा t, c3 e की पावर लैम्डा ओवर 2x प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा ओवर 2x। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे u x ऑफ t लिखा है, x की पहले लिख लिया और y की बाद में लिख लिया। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, u 0, t, यानी कि x की जगह पे हमने 0 पुट करना चाहिए। मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, c3 प्लस c4 c1 e की पावर, क्योंकि हमें पता है e की पावर अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह पे तो ये e की पावर 0 और e की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c3 प्लस c4 इंटू c1 e की पावर लैम्डा t प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा t। अब इन दोनों में से हम क्या लिखते होते हैं, जैसा कि हमारे पास अगर कोई दो टर्म 0 के इक्वल हो या तो फिर दोनों 0 के इक्वल होती है या फिर उनमें से कोई एक 0 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस इक्वेशन में जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, तो इसीलिए इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और इसको हम सोल्व करते हैं। जब मैंने c3 प्लस c4 को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमने c3 की वैल्यू क्या निकाल ली, माइनस c4। अब हमारे पास दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, x की जगह पे 5 गिवन था, u5, t किसके इक्वल आ जाएगा, c3 e की पावर 5 लैम्डा ओवर t। अब मैंने क्या किया, x की जगह पे 5 पुट कर दिया, c3 e की पावर 5 लैम्डा ओवर 2 प्लस c4 e की पावर माइनस 5 लैम्डा ओवर 2, ये इंटू जो हमारे पास t की है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, c1 e की पावर लैम्डा t प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा t। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमें पता है u जो है 5 t किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया और ये सारी इक्वेशन एज इट। अब यहाँ पे c3 की जगह पे हम क्या, बल्कि आप देखें, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से दोनों 0 के इक्वल हो सकती हैं या फिर कोई एक 0 के इक्वल हो सकती है। दोनों को हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t मौजूद है। ठीक है, तो ये वाली जो है, ये वाली टर्म जो है इसको हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स बचती हैं, ये वाली इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है c3 की जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, माइनस c4। ठीक है, और यहाँ से c4 मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस e की पावर 5/2 लैम्डा प्लस e की पावर माइनस 5/2 लैम्डा आ जाएगा। इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगी क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट ही टर्म है, इसको इस तरफ ले जाऊंगी। मैंने कांस्टेंट जो ये हमने लेट किए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें मैंने पुट करनी है। तो ये c4 अगर 0 हो गया तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो c3 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारे पास x एक्सिस वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, वहाँ यहाँ पे c3 e की पावर लैम्डा 2 ओवर x था प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा ओवर 2x था। ठीक है, तो मैंने c3 और c4 की वैल्यू पुट कर दी तो मुझे पता चला जो हमारे पास x जो है उसका सोल्यूशन क्या आ गया, 0। जब हमारे पास जो सोल्यूशन वाली इक्वेशन है वो ये है, u x ऑफ t किसके इक्वल है, x और t, यानी कि x जो है फंक्शन है और t भी एक फंक्शन है। जब x
एक्स फंक्शन को हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास जो सारा सोल्यूशन है यू एक्स ऑफ टी का ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास प्रीवियस सोल्यूशन है, इस केस को भी हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें चेक जरूर करना पड़ेगा कि हमारे पास किस केस में जो है वो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आता है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 में हमारे पास सी किसके इक्वल है, माइनस लैम्डा स्क्वायर के, ठीक है। अब मैंने उसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, सी की जगह पे जब मैं माइनस लैम्डा का स्क्वायर पुट करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का डबल डेरिवेटिव माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू टी, फिर इसको इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो टी का डबल डेरिवेटिव प्लस टी लैम्डा का स्क्वायर। ये देखें टी का डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, और इसी तरह ये इक्वेशन आ जाएगी 4x का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स टी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे भी m का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास m किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा अयोटा, और यहाँ पे m हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा ओवर 2 अयोटा। अब इनका हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमें पता है हमारे पास जो इसके रूट्स आए हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टी फंक्शन पैरामीटर था, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो मैंने टी का फंक्शन लिख दिया C3 कोस लैम्डा टी प्लस C4 साइन लैम्डा टी, ठीक है। और यहाँ पे एक्स ऑफ टी किसके इक्वल है, C1 कोस लैम्डा ओवर 2x प्लस C2 साइन लैम्डा ओवर 2x। जरूरी नहीं है कि मैंने ये पहले लिखा है तो यहाँ पे C मैंने 1 लिखना था, C3 लिख दिया है, तो कोई भी कॉन्स्टेंट का नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने टी फंक्शन भी फाइंड कर लिया और एक्स फंक्शन भी फाइंड कर लिया तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या होता है, यू एक्स ऑफ टी किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टी एंड एक्स फंक्शन का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिख लिया, पहले मैंने एक्स की टर्म लिख ली और बाद में मैंने टी की टर्म लिख ली, ठीक है। ये इनका प्रोडक्ट है। अब हमारे पास कंडीशन जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, यू 0, टी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो 0 है और ये सारी टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, C1 कोस लैम्डा ओवर 2 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, कोस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, प्लस साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के ही, और ये t वाली टर्म है तो यहाँ पे हम t ही पुट करेंगे तो ये टर्म जो है वो एज इट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, C1 C3 कोस लैम्डा t प्लस C4 साइन लैम्डा t। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इनमें से हम दोनों को 0 के इक्वल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे हमारे पास जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास फंक्शन का पार्ट है, इसको हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो ये हमारे पास फिर ये वाली टर्म बचेगी C1 इज इक्वल टू 0, तो C1 जो हमारे पास एक कांस्टेंट है इस टर्म को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हमने C1 की वैल्यू फाइंड करनी है, C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, C3 और C4 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसी इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ से हमने यू एक्स ऑफ टी का सोल्यूशन फाइंड करना है। जब हमारे पास C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड इनिशियल कंडीशन गिवन है ये क्या है, 5 कोमा टी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 5। जब यहाँ पे मैं 5 पुट करूंगी, C1 कोस 5 ओवर 2 लैम्डा प्लस C2 साइन 5 लैम्डा ओवर 2, और ये साथ में टी वाई टर्म एज इट आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने C1 की वैल्यू अभी फाइंड की है इसको मैंने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करने पर ये हमें पता है ये सारी टर्म किसके इक्वल थी, इसको अभी 0 कर लेते हैं। ये सारी टर्म 0 के इक्वल थी क्योंकि हमने अभी देखा था 5u कोमा टी किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। यहाँ पे 0 आ जाएगा, C2 साइन 5 लैम्डा ओवर 2, और ये सारी टर्म एज इट। अब यहाँ पे देखें अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इनमें से कोई एक 0 के इक्वल भी रख सकते हैं, और दोनों को 0 के इक्वल क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे t जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और t एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, C2 साइन 5 लैम्डा ओवर 2, इसको हम अगर यहाँ पे 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 5 लैम्डा ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0 हमारे पास कहाँ पे होता है, n पाई पे। n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सोन चलता जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2n पाई ओवर 5। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर A थी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 0 प्लस C2 साइन लैम्डा की वैल्यू 2n पाई ओवर 5 जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2n पाई ओवर 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन n पाई x, क्योंकि यहाँ पे 5 ओवर 2 लैम्डा ऑलरेडी है। एक मिनट,
अच्छा, तो ये लैम्डा की वैल्यू 2n π/5 हमने कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन ए में। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ए क्या है, ये देखें। C1 की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड की थी, C1 की वैल्यू 0 थी, वो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस C2 एज इट साइन लैम्डा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2n π/5। जब 2n π/5 पुट करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n π/5 इंटू एक्स एज इट प्लस सॉरी इंटू यहाँ पे C3 ये वाली सारी इक्वेशन एज इट। जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन n πx/5। ये C2 और C3 जब हमारे पास कॉन्स्टेंट है, जब हम कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कॉन्स्टेंट जनरेट हो जाएगा, उसको मैंने क्या नेम दे दिया, ए का। यहाँ पे ए और कोस 2n π/5t एज इट प्लस जब C2 और C4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मैंने b का नेम दे दिया, एक न्यू कॉन्स्टेंट आ जाएगा b। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन n πx/5 t इंटू साइन n π/5 और साथ में x भी आएगा। ठीक है, ऐसे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया है, a साइन n πx/5 कोस 2n πt/5 प्लस b साइन 2n π/5t प्लस साइन n π/5x। ठीक है, ये वाली टर्म थी। अब हमने कंडीशन जो है वो यूज़ करनी है। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये हमने इनिशियल कंडीशन दोनों यूज़ करनी है। अब हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, ux, 0 इज इक्वल टू 0 और ये वाले, ठीक है, ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, t 0 है, यानी कि जो ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है। अगर हमारे पास x 0 हो या x की कोई वैल्यू गिवन हो तो वो इनिशियल कंडीशन होती है। अगर हमारे पास t 0 हो जाए, यानी कि सेकंड वेरिएबल 0 हो या उसकी कोई वैल्यू गिवन हो तो वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे जब हम t को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो ये वाली टर्म cos 0 1 हो जाएगी और ये वाली एज इट। यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी जब हम x की जगह पे t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये साइन सारा 0 हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। और हमें पता है ये ux, 0 ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो a है वो 0 होगा क्योंकि इसके साथ x है और ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, तो ये 0 नहीं होगी, जबकि यहाँ पे a 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो ये दोनों 0 के इक्वल हो सकती है या फिर कोई एक 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे a 0 होगा। जब यहाँ से a 0 हो जाएगा तो इसी को इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब a 0 पुट करेंगे तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बाकी रिमेनिंग टर्म ये रह जाएगी। इसको मैंने लिख लिया b साइन 2n π/5 t साइन n π/5x। ठीक है, अब ये जो कंडीशन हमें गिवन है इसका मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। कैसे डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसीलिए मैं इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, b साइन n π/5x एज इट आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2n π/t5 और आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2n π/5। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसको मैंने ये कॉन्स्टेंट टर्म को पहले लिख लिया, b साइन n π/5x। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी कंडीशन पुट कर दी क्योंकि हमने कंडीशन क्या की हुई थी, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद t की वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने t की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। जब t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो रिमेनिंग ये हमारे पास 0 cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बाकी जो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है 2n π/5t b साइन n π/5x एज इट। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। अब ये कंडीशन सारी किसके इक्वल गिवन थी, ये हमारे पास इस फंक्शन के इक्वल गिवन है। ठीक है, और इस फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन है, एक 3 साइन 2πx की फॉर्म है और दूसरा 2 साइन 5πx की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह लिखेंगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया ut(x, 0 इज इक्वल टू 2n π/5t b, ये b भी कॉन्स्टेंट है, साइन n π/5x। सॉरी, अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 साइन πx गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वही किया ये जो हमारे पास ut(x, 0 था, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये वाली सारी टर्म एज इट रखेंगे और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 साइन πx इज इक्वल टू 2n π समथिंग। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। यहाँ से हमने n जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है और b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा ये वाली जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 25/2n π हो जाएगा और साइन πx एज इट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, b साइन n π/5x। अब देखें यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करें कि साइन πx का फंक्शन इधर साइन πx के फंक्शन के साथ इक्वल हो जाए। अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे 5/5 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साइन πx फंक्शन इधर भी दोनों सेम हो जाएंगे और b की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी,
अगर b की वैल्यू यहाँ पे हम n5 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 पाई आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया n की वैल्यू 5 ले ली और b की वैल्यू क्या ले ली 5/2 पाई। अब इस इक्वेशन को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर b में। इक्वेशन b कौन सी थी वो देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन b है। यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया हुआ है a किसके इक्वल है, a 0 के इक्वल है। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। अभी हमने b की वैल्यू फाइंड की है 5/2 पाई, यहाँ पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ux ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगा 5/2 पाई साइन, यहाँ पे हमारे पास 2 था और n की वैल्यू हमने पुट की 5 तो ये 10 पाई/t 5 और साइन 5x आ जाएगा। तो इसको अभी हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 पाई साइन 2 पाई t एंड साइन पाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो गिवन था वो किस तरह गिवन था, वो इस तरह गिवन था। ये सारी कंडीशंस हमने यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर बी अभी फाइंड की है। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी में हम ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो शॉर्टकट इक्वेशन आएगी उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद वहाँ पे एक्स की वैल्यू हम टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे और उसके बाद इस फंक्शन के इक्वल हमने रखना है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बल्कि इसके पीछे वाले पार्ट में फाइंड किया है u t x, 0। ये हमने u x ऑफ t की इक्वेशन ये वाली फाइंड की थी। ठीक है, यहाँ पे a को 0 पे ऑलरेडी ही पुट किया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको मैंने अब क्या किया है, b1 का नेम दिया है n1, जहाँ पे भी n1 था वहाँ पे n1 रख दिया, फिर ऐड किया है इसी इक्वेशन को 2 दफ़ा b2 साइन n2 पाई x और साइन 2 n2 पाई t/5। अब ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल यूज़ किया है सुपरपोजिशन का। प्रिंसिपल क्यों यूज़ किया है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की थी जो हमारे पास फंक्शन में गिवन थी, तो यहाँ पे 1 टाइम साइन पाई एक्स था और मेरे पास यहाँ पे भी 1 टाइम ही आ रहा था। ठीक है, तो ये कंपेयर होकर मैंने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो साइन है वो 2 टाइम है, जबकि मेरे पास यहाँ फंक्शन में जब साइन आ रहा है, जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी तो ये 1 टाइम रह जाएगा। ठीक है, इसके इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद ये 1 टाइम रह जाएगा और 1 टाइम को मैं यहाँ पे 2 टाइम साइन के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे इसका जो सोल्यूशन है वो n टाइम, यानी कि अगर हमारे पास जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो 2 टाइम्स है तो मुझे जो अपना सोल्यूशन है ये भी 2 टाइम्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, b1 साइन n1 पाई एक्स मैंने यहाँ पे b1 और n1 कर दिया और फिर इनको ऐड कर दिया b2 और n2 की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को इसको आगे और भी समझ आ जाएगी। इसको हम सोल्व करते हैं। पहले यहाँ मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये वाली टर्म एज इट रह जाएगी और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस 2n1 पाई t/5 और इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2n1 पाई/5 प्लस b स्क्वायर साइन n2 पाई x एज इट आ जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस 2n2 पाई t/5 और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2n2 पाई। अब हमारे पास क्या कीमत था, टी को 0 पुट करना है। जब मैंने टी को यहाँ पे 0 पुट किया तो ये कोस 0 1 के इक्वल आ जाएगा और ये डेरिवेटिव साथ में जो है कौन-सा टर्म एज इट प्लस यहाँ पे भी ये सारी टर्म जो 1 के इक्वल हो जाएगी और ये एज इट। ठीक है, अब देखें हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी ये बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे साइन जो है वो 2 टाइम ही रह गया। ठीक है, ये साइन 2 टाइम रह गया और इसको अब हम इसके साथ कंपेयर करके इसका सोल्यूशन जो है वो b2 और b1 का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली टर्म हमारे पास किसकी इक्वल थी, इसके इक्वल थी, मैंने यहाँ पुट कर दी और ये वाली टर्म मैंने b1 साइन n1 पाई x 2n2 पाई/5 प्लस b2 साइन n2 पाई और 2n2 पाई/5 एज इट आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया 2n1 पाई/5 b2 किसके इक्वल है, यहाँ पे 3 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हमने b1 फाइंड करना है और यहाँ पे अब हमने देखना कि n1 किसके इक्वल आता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन फंक्शन है ये 2 पाई एक्स के इक्वल है और यहाँ पे क्या है n1 पाई एक्स। अब n1 को हम क्या लेंगे 2 अगर रखते हैं तो ये साइन 2 पाई एक्स हो जाएगा और ये भी साइन 2 पाई एक्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर हो जाएगी n1 2 पुट करने से। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, साथ में ये कॉन्स्टेंट टर्म और b2 एज इट। अब यहाँ पे हमने n2 लेना है, अब इस सेकंड फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करना है और ये किसके इक्वल था -2 के, तो मैंने b2 वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे किसके इक्वल रख दिया -2 के इक्वल। यहाँ पे n2 को अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो ये 5 पाई x भी साथ है, 5 पाई x 5 पाई x जो है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी साइन 5 पाई x हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों टर्म आपस में कंपेयर हो जाएंगी।
N2 और N2 को 5 पुट करने पे और N1 को 2 पुट करने पे। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं B1 और B2 की वैल्यू। अब देखिए N1 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करने के बाद ये 4 हो जाएगा, 4 पाई ओवर 5 आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 ओवर 4 पाई, ठीक है। और इसी तरह B2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे N2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 5, तो ये 10 ओवर 5, ठीक है। और इस 5 को अगर इस तरफ लेके जाते हैं तो ये -10 ओवर 10 पाई आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 ओवर पाई, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू B1 B2 N1 N2 ये सारी वैल्यू किसमें पुट की है, B1 B2 N1 N2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट की है। इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर C का। यहाँ लिख देते हैं पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन C, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन C है। यहाँ पे B1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, B1 की वैल्यू क्या है 15 ओवर 4 पाई, एज इट आ जाएगा। साइन N1 की जहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया है 2, तो ये साइन 2 पाई x आ जाएगा। और बाद में साइन 2 N1 की जहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, तो 2 2 4 पाई t ओवर 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस B2 की वैल्यू क्या है -1 ओवर पाई, यहाँ पे -1 ओवर पाई लिखेंगे। और साथ में क्या आ जाएगा साइन N2 किसके इक्वल था 5 के, तो साइन 5 पाई x ओवर पाई आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे साइन 2 N2 क्या है 5 के इक्वल, तो ये 10 ओवर 5 पाई t आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 10 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है इसका ये आंसर आ जाएगा 15 ओवर 4 पाई साइन 2 पाई x साइन 4 पाई ओवर 5 t माइनस साइन 5 पाई ओवर पाई x साइन 2 पाई t। अब देखें ये हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल सोल्यूशन है। इसके हमारे पास नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चंस और भी हैं, और उनका अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहाँ पे जाके वो शॉर्ट्स देख के उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।